हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, राजस्थान जूनियर, एनवीएस केवीएस, नेट जेआरएफ की भर्तियों की तैयारी के संबंध में यह वीडियो बना रहे हैं। हमारे एक वीडियो में 125 से प्लस क्वेश्चन होते हैं, जिसका विश्लेषण बहुत कम समय में हम करते हैं। उसी क्रम में आइए आज का 18वां वीडियो है और इसमें भी 125 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। खंड काव्य की परिभाषा है। खंड काव्य की परिभाषा क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से उत्तर देना है एक। तो हम आपको बता दें कि किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंग की मार्मिक कथा का प्रस्तुत जिस काव्य में किया जाता है उसी को खंड काव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? अनुच्छेद 120 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। और यहाँ पे 243 के अंतर्गत ये दर्शाया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 210 अनुच्छेद नंबर में है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में, और 344 में राजभाषा आयोग का गठन है। पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो पंकज योगरूढ़ के अंतर्गत आएगा, और योगरूढ़ जितने बहुब्रीहि समास के शब्द हैं ना, वो योगरूढ़ में आते हैं। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। छात्रः 2 पुस्तकों क्रीतः, ऑप्शन नंबर सी सही है। और इस वाक्य में द्वितीया विभक्ति भूतकाल का प्रयोग हुआ है। याच धातो योगे केवलम कारकम उत्तम एकमेव, इसमें बताना है कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है। तो इसमें कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। याच धातु के योग में कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे कर्म कारक है। यातश्च निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक है? तो षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों का विधायक है। यहाँ पे जब समूह में किसी की तुलना की जाए वहाँ पे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। खट धातु लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो पठिष्यामि होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः होता है। सहसा विदधित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्ति रचना है, मतलब कहाँ से ये लिया गया है? किरातार्जुनीयम से है। ये किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है, भारवी द्वारा रचित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए हैं? तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुण, तो माघ का 3 गुण है। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। नीचे चलते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूर विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो अध्योड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और जब स्त्री को उसका पति छोड़ दे तो परित्यक्ता कहते हैं उसे, और जब किसी पत्नी का पति किसी अन्य पराई स्त्री के साथ रात बिता कर आए तो उसे खंडिता कहते हैं। ऑप्शन डी। तो यहाँ पे क्या होगा? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्योड़ा उसे कहेंगे। ऑप्शन ए सही है। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद क्रियापद से संबंध व्यक्त करता है। ऑप्शन डी सही है, मानक हिंदी। भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से भाषा की परिभाषा क्या है? ये यहाँ पे बताना है। तो भाषा मानव मुख के ध्वनि अंगों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप किस कथन को असंगत मानते हैं? इसमें दिया गया है 4 कथन, उसमें से एक कथन असंगत है। एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है, ये सही है, असंगत नहीं है। यह सही वाक्य है। और बी वाला, अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है, ये भी सही है। अनुवाद में अनु का अर्थ पहले लिखना, ये गलत है। अनुवाद में अनु मतलब बाद पुनः होता है, और वाद मतलब कथन होता है। अनु मतलब पुनः या बाद में होता है, और वाद मतलब कथन होता है। तो अनुवाद का अर्थ होता है पुनः कथन, ये गलत हो जाएगा।
और नीचे वाला देखिए क्या कहता है, एक भाषा में व्यक्त भावों व विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। ये भी सही है। तो असंगत पूछा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो भाषा वैज्ञानिक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी भी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो ब्राह्मण से माना गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राह्मण। और उसके आपको बता दें 85 से पंजाबी का विकास हुआ है, अर्ध मगधी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है और मगधी से भोजपुरी, मगही और मैथिली का विकास हुआ है। नीचे चलते हैं। जिस धर्म साम्य को आधार मानकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे साधारण धर्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? तो काव्य का अनिवार्य तत्व अर्थ तत्व होता है, शब्द तत्व होता है, भाव तत्व होता है, अलंकार तत्व नहीं होता है। अलंकार तत्व स्वभाव विधायक तत्व है। इनमें अलंकार की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान देना है आपको एग्जाम में। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बिल्कुल सही है। उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए उपमा में, ये भी सही है। और जहाँ जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा यहाँ पे। पीयूँ सो कहयूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन विरहे जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग। इसमें कौन सा छंद है बताना है। इसमें दोहा छंद है। दोहा छंद के 4 चरण में अगर 4 चरण होता है तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और यह एक मात्रिक छंद है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। आगे चलते हैं। साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावकत्व साधारणीकरण निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? तो यह भट्टनायक का है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तोता डाली पर बैठा, इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा, तुरंत जान लीजिए। किसी के अंदर किसी पर बैठा है तो अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर सी सही है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो व्यंजन विपर्यय का उदाहरण है ये। इसका मतलब होता है इसमें किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे स्थान के पहले स्थान पर आ जाते हैं। मतलब मात्राओं का इधर उधर मात्रा और व्यंजनों का स्थानांतरण होता है इसमें। कंकड़ क्वड़िम रणित निपुण थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता है अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कतरताए, आज न मुख को सता रही। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है ये बताना है आपको। तो च्युत संस्कृत काव्य दोष है। च्युत संस्कृत काव्य दोष में व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब वक्रोक्त वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे काकवक्रोक्ति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तरु रिपु रिपु धर देख के, विरहीन तीय अकुलाय, इसमें कौन सा काव्य दोष है? इसमें क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साँचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें माधुर्य काव्य गुण है। काव्य गुण और काव्य दोष आपको पढ़ लेना है। व्यंग जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्णय व्यंग प्रसंग। उक्त कथन किस आचार्य का है? यहाँ बताना है आपको। तो ये प्रताप शाही जी का है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखना है, सही नहीं है। तो ध्वनि के 2 प्रमुख भेद माने गए हैं और लक्षणा और व्यंजनमूला, ये गलत है। ध्वनि के
तीन भेद माने गए हैं, ठीक है। ध्वनि काव्य, व्यंग काव्य और चित्र काव्य, ये गलत हो जाएगा। बाकी लक्षणा मूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, सही है। और अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणा मूला ध्वनि का ही एक भेद है, ये भी सही है। तद्दौसौ शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा माना गया है? तो यह मम्मट का लक्षण है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों से संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी साहित्य द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक कौन थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे। जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार कौन है? तो निर्मला जैन जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। लगता नहीं है दिल मेरा, यह आत्मकथा कृष्णा अग्निहोत्री का है, विकल्प बी सही है। यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, मतलब एक तरफ लेखक दिया है, दूसरी तरफ रचना दी हुई है। कितना अकेला आकाश, ये नरेश मेहता जी का है। कितना अकेला आकाश पहला वाला डी वाले में जाएगा। और जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, यह नासिर शर्मा जी का है। आंखों देखा पाकिस्तान बहुत फेमस है, कमलेश्वर जी का। अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का है। तो इसमें अगर मिला लेंगे तो कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का है, पहला वाला डी में आएगा। चौथे में ये ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा यहाँ पे। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो गोपाल राम गहमरी जी हैं, 1916 में यह रचित हुआ है। 1916 में गोपाल राम गहमरी। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा है? तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यह नागेंद्र जी का है यात्रा वृत्तांत। और राहुल संस्कृतायन जी मेरी तिब्बत यात्रा लिखे हैं, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा जी का है। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। इनकी रचना लक्ष्मीपुरा से इसका शुरुआत होता है रिपोर्ताज का, और रिपोर्ताज एक फ्रांसीसी शब्द है। बाजे पाइलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर ए सही है। और अमिट रेखाएं के स्मरण रेखा चित्र सत्यवती मलिक जी का है। अमिट रेखाएं विष्णु प्रभाकर जी का है। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक जी का है। अगर विष्णु प्रभाकर का बात किया जाए तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं इनका रचना है। और देवेंद्र सत्यार्थी का बात किया जाए तो रेखाएं बोल उठी। देवेंद्र सत्यार्थी का क्या है? रेखाएं बोल उठी। और शिवपूजन सहाय का अगर बात किया जाए तो वे दिन वे लोग, ठीक है, वे दिन वे लोग इनकी रचना है। और अमिट रेखाएं सत्यवती मल्लिक की रचना है। ठीक, आगे चलते हैं। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? तो जैनेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर डी सही है, जैनेंद्र कुमार। और आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? आत्मबचपन एक आत्मकथा है, यह कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। और निंदादास हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्यात्मक निबंध है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का निबंध है। और आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रसारित करते हैं। ये वाला सही है, मतलब ये जो है इनका मनगढ़ंत बात है छायावादी युग के लेखकों का। रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा है? कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा है? तो यह परमानंद श्रीवास्तव जी की समीक्षा है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है, इसमें से बताना है। तो 3 सही होगा, 1 गलत होगा। इसमें समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंत प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम शुक्ल जी ने ध्यान आकृष्ट किया, ये सही है। उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उसका बाह्य रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया, ये भी सही है। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उस सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर दायित्व तो उनके भावी समीक्षकों को सौंप दिया। ये गलत है, क्योंकि ये दोनों ही उन्होंने किया है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना। हिंदी समीक्षा को उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला जो है ये असंगत है। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यह कथन किस आलोचक का है, तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, यह कथन रामधारी सिंह दिनकर जी का है। विकल्प सी सही है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम पीढ़ी बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्गृत है, तो युद्ध और नारी से उद्गृत है। यह महादेवी वर्मा जी का निबंध है। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरुक्त था, तो यह संयोगिता के प्रति अनुरुक्त था। यह पृथ्वीराज रासो की एक पात्रा है और पद्मिनी पद्मावत से एक पात्रा है। पद्मावत के रचयिता जायसी जी हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है, तो नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। ये निर्गुण और सगुण दोनों मार्ग के संत हुए। प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा गया है, तो बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी के कोई संतान नहीं होते हैं, इनका एक भतीजा होता है, उसको अपना सारा ज़मीन दे देती है, लेकिन उसको उतना मान सम्मान नहीं देते हैं जितना चाहिए, और ये थोड़ा सा चाटुकार किस्म की होती है, काफ़ी खाती है। तो बाद में क्या होता है कि उसके जो भतीजा होता है, उसकी बहू जो औरत है, उसे हृदय परिवर्तन होता है। बहुत ही अच्छा बुक है ये, पढ़ेंगे तो आप भावी हो जाएंगे। तो बूढ़ी काकी है। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाज़ारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण का क्या है, तो सेवा सदन है। प्रेमचंद द्वारा रचित है ये। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है, तो यह बाणभट्ट की आत्मकथा से है, सुचरिता का संबंध। और बाणभट्ट की आत्मकथा में न्यूनिया भी एक पात्र है। तुवर, मिलिंद, सुचरिता, महामाया, वीरति, वज्र, ये सब उसके पात्र हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, बाणभट्ट की आत्मकथा। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है, तो ये प्रदीप सौरव का उपन्यास है, 2009 में रचित हुआ ये मुन्नी मोबाइल। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, तो यह राग दरबारी से संबंधित है। यह एक जगह है जिसका बार बार इसमें चित्रण हुआ है। यह श्रीलाल शुक्ल की रचना है, राग दरबारी। ठीक, और यहाँ पे किया जाए मैला आंचल, तो फरीकेश्वर नाथ रेणु जी का है। इसमें जो जगह का बार बार जिक्र हुआ है, मेरीगंज है एक। ठीक है। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है, तो अलका सरावगी जी हैं, शेष कादम्बरी की रचयिता। गली आगे मुड़ती है, शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है, गली आगे मुड़ती है। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, तो पहला गिरमिटिया में किया गया है। यह गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है, इसमें गांधी जी के जीवन पर आधारित है। आगे चलते हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पदलालित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगर गोदान को ही देख लो आप, कर्मभूमि को देख लो। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है, यह चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से ये कथन कहा था।
महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचना में हैं? तो ये अंधायुग में है। अंधायुग धर्मभारती द्वारा रचित है और यह एक गीत नाट्य है। बनारसों का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी रचना की रचना किसने की? तो भुवनेश्वर प्रसाद जी ने की। इनका अन्य रचना स्ट्राइक है, कारमा है, शैतान है, प्रतिभा का विवाह है और ये सब इनकी रचना है। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र का है? हम सबसे पहले बता दें, आधे अधूरे मोहन राकेश की कृति है और यह उसमें एक पात्रा होती है बड़ी लड़की, उसका ये संवाद था। निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? तो विपिन कुमार अग्रवाल ये पारसी नाटककार न होकर विसंगति बोध का नाटक इन्होंने लिखा था और ये बाकी तीनों पारसी नाटककार हैं। तो ये हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, हम इसको दूसरे पार्ट में ला रहे हैं, बाकी 66 से 125 तक के क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा वेट करिए, अभी आ जाएगा वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।